नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़े हैं। भारतीय बाजार मंथली एक्सपायरी का दिन और कह सकते हैं कि फरवरी सीरीज का लास्ट सेशन है। कल से नई सीरीज, सोमवार से नई सीरीज की शुरुआत होती हुई दिखेगी। फ्राइडे सेशन कल ही से नई सीरीज का आगाज होगा और फरवरी सीरीज भी शॉक के साथ ही खत्म होती हुई इस वक्त बेहद छोटे दायरे में कामकाज आप देखेंगे। 22,547 के लेवल्स पर इस वक्त निफ्टी ट्रेड करता हुआ। बाजार की बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं और उसके बाद आने वाले 1 घंटे में क्या कुछ अहम आपके लिए हम लेकर आएंगे, सब कुछ आपके स्क्रीन पर होगा। दिन भर आज छोटे दायरे में ही घूमा है निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी अगर देखेंगे, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में अच्छा एक्शन, अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इस घंटे भी अगर आप देखेंगे 300 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। 48,890 के लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ हरे निशान के साथ। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल की अगर बात करेंगे, सेक्टर वाइज भी वॉलेटाइल ही है मार्केट और इसमें रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज्यादा ड्रैग करता हुआ। मेजर रियल एस्टेट प्लेयर्स, छोटी मझौली रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर्स में भी बिकवाली हावी, जिसमें प्रेस्टीज एस्टेट का स्टॉक सबसे सामने गिरावट झेलते हुए। वायर और केबल शेयरों में करंट लगा हुआ और क्लियरली यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट एक नए और बड़े प्लेयर की एंट्री से पेयर्स में कंसर्न्स बिल्कुल देखने को मिल रहा है। सिर्फ वही नहीं, अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक में भी हम देख रहे हैं कमजोरी का रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन बैंक्स एंड एनबीएफसीज की तरफ से अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। एमएफआई लोन का रिस्क वेटेज घटने से बैंक और एनबीएफसीज में जोश है। श्रीराम फाइनेंस, बैंक्स फाइनेंशियल से जुड़ी हुई कंपनियां, क्रेडिट एक्सिस, ग्रामीण बैंक, लार्जर बैंकिंग प्लेयर्स, स्मॉलर बैंकिंग प्लेयर्स, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियां, ये सारी की सारी कंपनियां आज फोकस रेडार पर है। सो बाजार वॉलेटाइल है, मंथली एक्सपायरी का दिन है और इस तरह की वॉलेटिलिटी बिल्कुल एंटिसिपेटेड है। बैंक निफ्टी की तरफ से अच्छा खासा सपोर्ट है। ब्रॉडर मार्केट्स बिखरते हुए वॉलेटिलिटी वहां पर भी है और निफ्टी में भी कमजोरी के साइन से संभलने की पूरी कोशिश में मंथली एक्सपायरी के दिन। लेकिन चलिए आने वाले 1 घंटे में क्या कुछ खास है आपके सामने रख देते हैं। अब चंद मिनटों में हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जुड़ जाएंगे, उनसे उनके क्लोजिंग ट्रेड्स जानेंगे। 9:35 पर उनसे जानेंगे कि इस बाजार में कौन से स्टॉक्स हैं जो कि उनके रेडार पर हैं। ऑप्शंस के चैंपियन ऑप्शन की एक दमदार रणनीति 2:40 पर हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ेंगे और आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे ऑप्शन की। मार्केट एट 3 बजे कौन सी खबरें हैं जो कि आखिरी आधे घंटे के लिए आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। 3 बजे आपको मार्केट एट 3 सेगमेंट में बताएंगे। वहीं बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड 3:15 बजे और साथ ही इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके लिए जानना जरूरी है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन चलिए अब हमारे एक्सपर्ट की पैनल जो जुड़ गई है उनका स्वागत करते हैं, उनसे फटाफट से उनके क्लोजिंग ट्रेड्स और बाजार की रणनीति जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मिरा एसेट शेर खान से कुणाल शाह, ओशो कृष्णन भी हमारे साथ एंजल 1 से, वहीं 5 पैसा कैपिटल से सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का जेंटलमैन स्वागत है। गुड आफ्टरनून 18 आवर्स स्वदेश पर। और शुरुआत ओशो आपसे करना चाहूंगी। मार्केट के सेंटिमेंट्स वॉलेटाइल और इस तरह की वॉलेटिलिटी मंथली एक्सपायरी के दिन तो लाजमी भी है, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट्स को? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी एंड सभी पैनलिस्ट को। सी ओवरऑल देखिए, मार्केट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बहुत ही दायरे में ट्रेड हो रहा है। तो बेंचमार्क इंडेक्स पे कोई भी ट्रेड सेटअप निकालना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। आज एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा मूवमेंट हमें पॉजिटिव साइड में दिखाई दे सकता है बिकॉज ऑलरेडी ओवरसोल्ड पैरामीटर्स में मार्केट हैं। बट आज भी ओवरऑल एक डल सेशन ही देखने को मिल रहा है। जब तक मार्केट एक इस सेशन के ऊपर नहीं निकलता, ये जो रेंज बाउंड मूवमेंट है 22,500 22,600 इसके ऊपर नहीं निकलता है, तब तक आने वाले दिन में चैलेंजेस हमें बेंचमार्क इंडेक्स में देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। अभी निफ्टी में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव व्यू नहीं बन रहा है बिकॉज लोअर लेवल्स पे 22,500 के आसपास बाइंग ट्रैक्शन थोड़ी देखने को मिलती है एंड हायर लेवल्स पे 600 के आसपास थोड़ा सा पोजीशंस लाइट हो जाता है। तो तब तक के लिए सेम अप्रोच ही रखना चाहिए जब तक ये रेंज बाउंड मूवमेंट में मार्केट फंसा हुआ है। हायर लेवल्स पे 700 को क्रॉस 22,700 को क्रॉस करने के बाद ही थोड़ा पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट का माहौल बिल्कुल साइडवेज से डल के सिचुएशन पे ही है एंड ऐसे मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रखना चाहिए। वहीं बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली काफी अच्छा पोजीशंस बने हैं। जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या फिर फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनमें काफी स्ट्रांग बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। तो अभी उसी के अकॉर्डिंग्स में हमें स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए एंड अभी का थीम या अभी का जो सेक्टर है जिसपे पूरा फोकस है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बाजार एक रेंज में है और जो सपोर्ट्स थे और रेजिस्टेंस बन गए हैं। एक और चीज़ है जो बाजार को डल कर रही है वो है इंडिया विक्स।
आज करीब 4% के आसपास की गिरावट है और 13 के आसपास का इंडिया विक्स हो गया है, तो बाजार को थोड़ा डल ही रखेगा। 15 के ऊपर जब निकलता है थोड़ा हलचल बाजार में दिखती भी है। आज बहुत ही रेंज बाउंड रहा है निफ्टी और 22,550 से 10 पॉइंट इधर या 10 पॉइंट उधर इस तरह के ही ट्रेड होते हुए हमने देखे हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि 6-7 अंकों के आसपास की हल्की सी गिरावट है। लेकिन जैसा कि ओशो ने कहा कि बाजार में आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, तो स्टॉक भी हम अपने एक्सपर्ट से समझ लेते हैं आपके लिए कि कहां पर आपके लिए मौके बन रहे हैं। और शुरुआत करेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स की। कुणाल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आज क्या चुना है आपने ट्रेड के लिए? हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को। फर्स्टली हम बात करेंगे इंडेक्स पे। तो अगर आप इंडेक्स देखोगे कि आज मंथली एक्सपायरी है तो काफी फ्लैट कारोबार है इंडेक्स पे। डेटा भी अगर आप देख लोगे तो 22,600 के जो कॉल राइटर्स है काफी एक्टिव है। सो आई थिंक रेजिस्टेंस बहुत ही स्ट्रांग है, तो 22,600 तो आज सरपास नहीं करेगा। और डाउन साइड पे 22,500 के पुट राइटर्स भी एक्टिव है। तो मुझे लगता है 100 पॉइंट की रेंज है जिसमें शायद निफ्टी एक्सपायर हो जाएगा। आज कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ मिली है वो बैंक निफ्टी से। क्लियर कट 48,500 400 का जो सपोर्ट जोन है वहां पे उसने डिपेंड किया है। हायर एंड पे इमीडिएट रेजिस्टेंस 49,000 है। तो बैंक निफ्टी भी आज मुझे लगता है 500 पॉइंट की रेंज के अंदर ही एक्सपायर हो जाएगा। बैंक निफ्टी एक बार 49,000 निकालता है फिर एक रैली स्टार्ट होगी जो बैंक निफ्टी को 49,700 के लेवल्स तक लेके जा सकती है। सो बैंक निफ्टी पे व्यू बुलिश है और बाय ऑन डिप का अप्रोच रखिए। 48,500 आपको एक स्टॉप लॉस रखना है और मेरे टारगेट्स रहेंगे 49,700 के हायर एंड पे। जहाँ तक स्टॉक्स की बात है, दोनों तरफ बाय की आइडिया है जो नजर में आ रही है। फर्स्ट है बजाज फिनसर्व। आई थिंक स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, हार्ट ऑफ हाई बॉटम फॉर्मेशन है। वापस स्टॉक ने अपना एक रिसेंट स्विंग हाई निकाल दिया है, तो यहाँ से तेजी और भी बढ़ती जाएगी। तो आप करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हो। 1890 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। हायर एंड पे मैं 1980 और 2000 ये दो टारगेट देख रहा हूँ बजाज फिनसर्व में। सेकंड स्टॉक है जो बाय साइड पे है वो है भारती एयरटेल। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने बुलिश एंगल्फिंग का कैंडल देखा था जो रिवर्सल है, उसके बाद आज फॉलो अप मूव दिखा है। स्टॉक अपने 20 डीएमए को ब्रेकआउट करने के वॉच पे है। आई थिंक यहाँ पे भी एक मोमेंटम कैरी होना चाहिए। सो यहाँ पे भी एक बाय की सलाह रहेगी। 1648 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस आपको रखना है डाउन साइड पे 1620 का। जो फर्स्ट टारगेट मैं अपसाइड पे देख रहा हूँ वो है 1685 और सेकंड है 1700 का। ठीक है, देखिए दोनों के दोनों शेयर जो कुणाल ने बताया आपको वो खबरों से लिंक्ड भी है। एक तो एनबीएफसीज के लिए जो रिस्क वेटेज घटाया है आरबीआई ने, उसका बेनिफिट मिल रहा है। हम देख रहे हैं बजाज फाइनेंस को भी, बजाज फिनसर्व को भी। बजाज फिनसर्व को चुना है कुणाल ने 1980 और 2,000 रुपए के टारगेट के लिए। 1,890 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये खरीदना है। और आज हम देख रहे हैं कि चौतरफा बाइंग है आज एनबीएफसी स्पेस में। सारे के सारे जो फाइनेंशियल काउंटर हैं जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं और लीडरशिप ले रहा है श्रीराम फाइनेंस। 5-5.5% की तेजी है, निफ्टी का टॉप गेनर भी है। दूसरा जो शेयर चुना भारतीय एयरटेल का। खबरें ये आ रही हैं कि भारतीय एयरटेल अपने डीटीएच कारोबार का विलय टाटा प्ले के साथ कर सकता है। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में आज थोड़ी तेजी शुरुआती थी वो गायब होती दिखी है, लेकिन फिर भी जो अंडर करंट है वो बुलिश है भारतीय एयरटेल का, और इसके चलते इस पर बाय की रिकमेंडेशन आपको दे रहे हैं कुणाल। आगे बढ़ेंगे। सचिन जी, आप बताइए आपके ट्रेड्स कौन से होंगे, कहां पर आप बुलिश हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। वेल, मार्केट इन दोनों थोड़ा सा वॉलेटाइल है और दोनों साइड्स की अपॉर्चुनिटीज जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस भी जो है वो बने हुए हैं। तो एक स्टॉक्स यहाँ पर पहले बाइंग के लिए सजेस्ट करूंगा जिस स्टॉक के अंदर प्रॉपर्ली एक लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी हमने आती हुई देखी है। स्टॉक का नाम है एसबीआई कार्ड। रिसेंटली भी अगर हम देखें तो 820 के आसपास के लो टेस्ट करने के बाद में स्टॉक के अंदर वापस से जो है वो एक रिकवरी मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। स्टॉक ऑलरेडी अपने ब्रेकआउट्स के वर्ष पर है, साथ ही साथ में राइजिंग वॉल्यूम्स यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कमिंग डेज में एक स्टॉक के अंदर अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम्स कंटिन्यू हो सकता है। सो एसबीआई कार्ड के अंदर एट करंट मार्केट प्राइस पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। डाउन साइड में 823 का एक स्टॉप लॉस लगाना रहेगा। अपसाइड मुझे लग रहा है एक बार 900 910 वो लेवल्स जो है वो एक अपसाइड में जो है पर्टिकुलर स्टॉक्स टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। मेरा दूसरा स्टॉक यहाँ पर जो है वो सेल साइड में सजेस्ट करूंगा बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस, और स्टॉक का नाम है कॉनकर। यहाँ पर मार्च सीरीज में फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो काफी वीक है, डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स के अलावा अगर मंथली चार्ट्स पर भी फोकस किया जाए तो 700 710 के आसपास के
लेवल्स थे जो कि इस मंथ में ब्रेक होते हुए नजर आए। काफी मेजर ब्रेकडाउन्स मंथली चार्ट्स पर यहाँ पे देखने को मिला है। स्टॉक का स्ट्रक्चर ऑलरेडी वीक है, पिछले कुछ टाइम से कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। मुझे लगता है फर्दर और सेलिंग यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई कमिंग डेज में नजर आ सकती है। सो कॉनकर में मार्च फ्यूचर्स में शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। एट करंट मार्केट प्राइस अप्रोक्सीमेटली 658 660 के आसपास में चल रहा है। अप साइड में एक स्टॉप लॉस रहेगा 681 का। लोअर साइड में दो टारगेट सजेस्ट करूंगा। पहला टारगेट रहेगा 635 का और दूसरा टारगेट होगा 620 का। ठीक है, कॉनकॉर को बेचने की सलाह है और 635 620 के दो टारगेट होंगे, 681 रुपए का स्टॉप लॉस और एसबीआई कार्ड जहां पर हम देख रहे हैं कि अच्छी लॉन्ग की पोजीशन बनी हुई है और लगातार मोमेंटम ये शेयर है भी पिछले 3 सत्र से लगातार चल रहा है। और अगर आप इस साल देखेंगे ना तो इस साल की शुरुआत बहुत अच्छी की थी एसबीआई कार्ड ने। जनवरी से अब तक बाजार का मोमेंटम भले कमजोर थोड़ा रहा है, लेकिन एसबीआई कार्ड करीब 25 से 26% ये शेयर चल चुका है और स्ट्रक्चर अच्छा है। ये बाई की साइड का, कॉनकॉर सेल की साइड का, एक बाई एक सेल आपके लिए सचिन की तरफ से। ओशो जी आप बताइए, आप क्या खरीद रहे हैं या फिर बाई सेल दोनों आपके पास ये सचिन की तरह? नहीं, दोनों बाई की ही रिकमेंडेशन है। सबसे पहला मुझे लगता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर काफी पॉजिटिव दिख रहा है, तो पहला बाई का रिकमेंडेशन एक्सिस बैंक में है। अगेन एक सेफर बेट है, ऐसा नहीं कि बहुत अग्रेसिव ब्रेकआउट आया है काउंटर में, बट अगर हम देखें पिछले 15-16 दिनों से ये काउंटर बिल्कुल सेम लेवल्स के आसपास होवर कर रहा है, अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर होवर कर रहा है, तो करंट लेवल्स पे ही बाई करने की सलाह रहेगी। एंड एक्सपेक्टेड टारगेट एक्सिस बैंक में नियरली 1060 का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड वहीं एडवाइजेबल स्टॉप लॉस रहेगा 995 का, बिकॉज यहां से एक्सपेक्टेड रहेगा कि बैंकिंग में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो एक्सिस बैंक का वेटेज के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी बाइंग स्ट्रैटेजी लेकर के चलनी चाहिए। सेकेंड काउंटर जिसमें अगेन एक बाई का व्यू है, वो कुणाल के साथ मेरा काफी ज्यादा सेम ऑब्जर्वेशन है। भारती एयरटेल में मेरा भी बाई का अप्रोच है एंड सेम फॉर्मेशन के वजह से आज लग रहा है कि भारती एयरटेल में एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल सकता है। तो भारती एयरटेल पे करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। सेम स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1620 का एंड आने वाले 2 से 3 दिनों में नियरली 1690 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। मिलाकर 5 कॉल्स खरीदारी की हमें मिली है और एक कॉल बिकवाली की। हमारे तीनों टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके क्लोजिंग ट्रेड्स और इन ट्रेड्स में बजाज ट्विंस में से बजाज फिनसर्व कुणाल के रेडार पर, साथ ही भारती एयरटेल दोनों कॉल्स पर खरीदारी की राय। वहीं एक्सिस बैंक का और भारती एयरटेल अगेन ओशो कृष्णन के भी रेडार पर भारती एयरटेल है और सचिन की तरफ से एसबीआई कार्ड जो कि ब्रोकरेजेस के भी बुलिश रेडार पर है और यहां से 1000 तक के टारगेट्स भी अगर ब्रोकरेजेस की माने तो एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। इस पर सचिन की राय 910 के टारगेट्स। वहीं कॉनकॉर पर बिकवाली की रणनीति 635 और उसके बाद 620 तक भी नीचे जाने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट्स को इस वक्त अगर समझने की कोशिश करेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक ऑफकोर्स आपको यहां पर रणनीति मिलती दिखेगी। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स और मेटल्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कुछ हद तक मोमेंटम बिल्ड होता हुआ, लेकिन फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, मिड सेलेक्ट प्लेयर्स, एनर्जी, ऑटो, रियल एस्टेट, ये सारे के सारे स्पेसेस है जहां बिकवाली का दबाव। तो टेक्सचर जो है ऑल इन ऑल मार्केट का वीक जरूर नजर आ रहा है और इस वीक टेक्सचर में आईटी, फार्मा जैसे डिफेंसिव प्लेयर्स भी बाजार को संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जहां पर एक्शन दिख रहा है उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए और फार्मा नहीं चल रहा, लेकिन सन फार्मा दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिखा जरूर। इस वक्त एचडीएफसी बैंक के चार्ट्स में भी कुणाल अगर देखें ऑलमोस्ट 1.5% के मूव देखने को मिल रहे हैं और साथ ही सन फार्मा पर भी एक नजर होनी चाहिए बिकॉज सन फार्मा स्टॉक प्राइस में मूवमेंट पॉजिटिव है और इस वक्त भी एट डे हाई। फार्मा सेक्टर नहीं चल रहा, लेकिन फार्मा मेजर सन फार्मा में एक्टिविटी है। आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखोगे, फर्स्टली एचडीएफसी बैंक की मैं बात करूंगा। यहाँ पे स्टॉक ने अपने 200 डीएमए पे सपोर्ट लिया है, प्लस आज के ट्रेडिंग सेशन में अपने 20 डीएमए को भी ब्रेक किया है। सो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। सो यहाँ पे फॉलोअप मूव अभी इम्पोर्टेंट है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर फॉलोअप मूव आ जाता है तो हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी रहेगी करंट लेवल से। तो बहुत ही क्रिटिकल जोन पे है। सो मुझे लगता है कल के लिए एक बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है एचडीएफसी बैंक। कल अगर आज के हाई को सरपास कर लेता है तो आप एचडीएफसी बैंक को लॉन्ग करके जा सकते हो। एंड मुझे लगता है हायर लेवल्स पे एटलीस्ट स्टॉक 1740 1780 के लेवल्स बता सकता है। सो एचडीएफसी बैंक पे मेरा व्यू बुलिश है। लोअर एंड पे 1680 सपोर्ट है, जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता है तब तक पॉजिटिव रहना है। जहां तक सन फार्मा की बात है, यहाँ पे मैं मेजरली इसको कहूंगा कि ट्रेंड अभी भी डाउन है, लोअर टॉप लो बॉटम्स है। आज एक्सपायरी है, इसके लिए शॉर्ट कवरिंग का मूव आ रहा है।
जो भी शॉर्ट्स बने थे रिसेंट टाइम्स में वो कवर हुए हैं, इसके लिए मूव दिखाई दे रहा है। शायद ये मूव थोड़ा और एक्सटेंड हो जाए शॉर्ट कवरिंग की वजह से, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। जो रेजिस्टेंस है स्टॉक को वो अपने 20 डीएमए के है, जो है 1705 के आसपास, करंटली 1645 है। सो अभी भी शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी को बुलिश प्ले करना है तो एक बार ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए, बट ओवरऑल ट्रेंड खराब है स्टॉक के लिए। जो सपोर्ट उसने तोड़ा था हाई लेवल्स पे 1700 1720 के जोन का, वहां से हमने देखा है कि कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर है। सो बाउंस एक अपॉर्चुनिटी रहेगी आगे जाके हायर लेवल पे वापस सेल पोजीशन ढूंढने की। ये जो मूव आया है वो स्पेसिफिक शॉर्ट कवरिंग का मूव। सन फार्मा और साथ ही बैंकिंग प्लेयर में मेजर एचडीएफसी बैंक पर ये राय आपको मिलती हुई। एक नज़र एसआरएफ स्पेशलिटी केमिकल स्पेस से जुड़ी इस कंपनी पर भी होनी चाहिए। आज सुबह भी इसका जिक्र हमने किया था, हमारे रेडार पर भी है ये। पिछले 6 महीने के चार्ट्स अगर देखेंगे कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं नजर आएगा। पिछले 1 महीने में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 10-11% के मूव दिखाए, लेकिन आज की अगर बात करें ऑलमोस्ट 3% की तेजी देखने को मिल रही है। और एक खबर भी है जिसके चलते हम देख रहे हैं, साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी है। एनालिस्ट मीट के टेक अवेज आए हैं और एनालिस्ट मीट के टेक अवेज के बाद मोमेंटम बिल्टअप हुआ है। हालांकि जेफरीज की रिपोर्ट की अगर माने तो अंडर परफॉर्म की ही रेटिंग अब भी ये सुझा रहे हैं, लेकिन एनालिस्ट मीट का ये कहना है, टेक अवेज का ये कहना है कि ज्यादातर जो कंसर्न्स हैं वो छट चुके हैं और इनके स्पेशलिटी केमिकल जो इनका मेजर बिजनेस है। सचिन, इस पर आपसे राय जानना चाहेंगे। फ्लैट टू पॉजिटिव कामकाज आके देखने को मिलेगा, इसके अलावा भी अन्य बिजनेस सेगमेंट्स में भी ठीक ठाक कामकाज दिखेगा। ओवरऑल ये टेक अवेज हैं, लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पर आपको एसआरएफ कैसा लगता है? वेल मानसी, टेक्निकली चार्ट्स पर एसआरएफ काफी अच्छा लग रहा है, काफी स्ट्रांग लग रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रेकआउट्स की, तो जनवरी सीरीज में एक ब्रेकआउट देखा था अराउंड द लेवल ऑफ 2700 से। वहां से ब्रेकआउट्स मिलने के बाद में स्टॉक ने हाई लगे थे करीब 2983-85 के आसपास के हाई टेस्ट किए थे, एंड उसके बाद स्टॉक रिट्रेस होता हुआ नजर आया था। बट अर्लियर व्हेन जब इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था अराउंड दैट लेवल से एक सपोर्ट लेता हुआ दिखा है रिसेंट मूव में, और करीब 20th ऑफ फेब के आसपास के मोमेंटम से यहाँ से स्टॉक 2700 के लेवल से वापस रिवर्स होता हुआ नजर आया। वेल अभी के लिए अगर देखें तो डेली स्ट्रक्चर्स एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, साथ ही साथ में एक बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है, जिसके ब्रेकआउट्स जो है वो कंफर्म होंगे अबव 2850-55 के ऊपर। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। अपसाइड मोमेंटम्स काफी अच्छे कमिंग डेज में देखने को मिल सकते हैं। बाइंग की सलाह रहेगी अराउंड 2855-2860 के आसपास से ही। अपसाइड पोटेंशियल्स मुझे लग रहे हैं 2950 और 3000 तक के लेवल्स को चेस कर सकता है कमिंग डेज में। डाउन साइड में स्टॉप लॉस और सपोर्ट रेंज जो है वो 2700 पर ही बना हुआ है। सो अगर बाइंग के लिए देख रहे हैं स्ट्रिक्टली 2700 बिलो के एक स्टॉप लॉस यहां पर रख सकते हैं, और अपसाइड पोटेंशियल्स 3000 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। 1000 तक की अपसाइड पोटेंशियल दमखम नजर आता है एसआरएफ में। चार्ट स्ट्रक्चर काफी अट्रैक्टिव इस वक्त, खबर भी है और अब टेक्निकली भी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट की राय भी आपको इस वक्त मिलती हुई। ओशो, वैसे एक्सिस बैंक पर आपने अपना नजरिया बताया जरूर, लेकिन आज बैंक्स एंड फाइनेंशियल सारे के सारे पॉजिटिव आउटलुक दिखा रहे हैं और दिन की शुरुआत से ही न्यूज फ्लो के चलते हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव मोमेंटम बिल्कुल बरकरार है। निफ्टी की ही मेजर प्लेयर्स की अगर बात करें तो सबसे सामने आपको बैंक्स फाइनेंस से जुड़ी कंपनियां खड़ी मिलेंगी, जैसे श्रीराम फाइनेंस, बजाज ट्विंस, ये सारे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी को देखेंगे, वहां पर भी चोला फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स, ये सारे स्टॉक्स नजर आएंगे। और मिड कैप में भी अगर आप देखेंगे वहां पर भी चुनिंदा बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़ी कंपनियां ही, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक, ये सारी की सारी नजर आएगी। ऑल इन ऑल बैंक्स एंड फाइनेंस के स्पेस की अगर बात करें, नॉट जस्ट द लार्ज प्लेयर्स, लेकिन छोटे मझोले स्टॉक्स में भी कहीं कोई कॉल, कहीं कोई रिकमेंडेशन बन रही है? यस, फाइनेंशियल स्पेस में व्यू अभी भी बहुत ही स्ट्रांग बुलिश है, एंड पिछले कुछ दिनों से फाइनेंशियल स्पेस में काफी अच्छी बाइंग ट्रैक्शन भी देखने को मिली। स्पेसिफिकली बजाज ट्विंस की बात करें तो बजाज ट्विंस में काफी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन था कि वहां पे एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है। बट हालांकि अगर हम श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, इवन सुंदरम फाइनेंस की भी बात करते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। श्रीराम फाइनेंस में पिछले 3 दिनों से वॉल्यूम के साथ बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। टेक्निकली अपने सारे ही शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज एंड इवन 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकला है। तो करंट लेवल्स पे भी काफी स्ट्रांग लग रहा है। ये अभी से पोटेंशियल रखता है हायर लेवल्स पे 625 से 30 को टेस्ट करने का। सो पोजिशनल व्यू काफी पॉजिटिव है। एंड सेम चोला फाइनेंस को भी देखें तो उसमें भी आज काफी स्ट्रांग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो फाइनेंशियल स्पेस में काफी अच्छा ट्रैक्शन है, एंड अभी इसी ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग्स में हमें अपना व्यू भी रखना चाहिए, अपने पोजीशंस भी रखने चाहिए एंड मोमेंटम को प्ले करना चाहिए। बहुत जल्दी अपने प्रॉफिट्स बुक नहीं करने चाहिए, बल्कि अपने
स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते जाना चाहिए, जो सो दैट कि जब तक मोमेंटम बरकरार है तब तक यहाँ पे हमें प्रॉफिट ये सारे काउंटर्स में चर्न होते हुए नजर आए। तो उसके अकॉर्डिंग्स में देखें, जितने भी फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनमें काफी अच्छा ट्रैक्शन है, अकॉर्डिंग्स में अपने पोजीशंस बना के रखें। एंड मुझे लगता है नेक्स्ट जो इन्हें फॉलो करेगा वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, तो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अपने रडार पे बिल्कुल रखना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक को रडार पर रखना चाहिए। लेकिन आज एनबीएफसी वाली जो कंपनीज हैं वो चढ़ी क्यों हैं, जरा विस्तार से समझ लीजिए पूरा का पूरा मामला क्या है। दरअसल रिस्क वेटेज घटा है। किस पर रिस्क वेटेज घटा है? तो एनबीएफसीज के लोन पर, माइक्रो फाइनेंस वाले लोन पर। तो इसका मायने क्या है, उसे होगा क्या, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर जुड़ गए हैं। गौरव बताइए, थोड़ा विस्तार से बताइए क्या है पूरा मामला ये। जी हाँ, तो जैसे हमें पता है कि पिछले दिसंबर में अगर हम देखें सिस्टम लिक्विडिटी जो थी वो डेफिसिट में थी, लगभग 3 लाख करोड़ की डेफिसिट। और उसके बाद हमने कई सारे मेजरमेंट्स देखे जो आरबीआई ने लिए थे एक सिस्टम लिक्विडिटी को पुश करने के लिए। और इसी में से अगर एक देखा तो आज आरबीआई ने कहीं पे जो रिस्क वेट्स है वो कम कर दिए हैं 25 बेसिस पॉइंट से। ये जो रिस्क वेट्स है वो दो चीज़ों में उन्होंने कम किए हैं। सबसे पहले बैंक्स जो एनबीएफसीज को लोन देती है उसमें, और दूसरा जो बैंक्स जो एमएफआई में लोन देती है उसमें। अब इसका अगर हम इम्पैक्ट देखें तो कहीं पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो बैंक्स का बढ़ेगा, और सेकंड इम्पैक्ट जो है एनबीएफसीज के लिए कि ये जो कैपिटल अवेलेबल था वो अभी ज़्यादा हो जाएगा और एक निगोशिएशन पावर भी आ जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि बैंक्स पे कैसे इम्पैक्ट होगा। जैसे ही पहले नवंबर 2023 में जब भी आरबीआई ने जो रिस्क वेट्स थे वो बढ़ा दिए थे, तभी हमने देखा कि बैंक्स की तरफ से जो एनबीएफसीज को लोन जाता है उसमें स्लो डाउन देखने को मिला था। लगभग 7% का ग्रोथ देखने को मिला, जो कि पहले 30% से भी ज़्यादा था। अभी जबकि ये बैंक्स के तरफ से जो लोन जा रहे हैं उसके लिए रिस्क वेटेज फिर से घट चुके हैं। पहला इंपैक्ट आएगा बैंक्स के ऊपर जो एनबीएफसीज में ज़्यादा एक्सपोजर रखते हैं, उनका CET1 रेशियो जो है वो सुधरते हुए हमें देखने को मिलेगा। और उसमें कुछ ऐसे बैंक्स आते हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, या फिर अगर हम बात करें SBI, ऐसे कुछ बैंक्स हैं जहाँ पे 30 बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा एक CET1 अक्रीशन जो है इस मूवमेंट की वजह से देखने को मिलेगा। दूसरा जो इम्पैक्ट है वो बैंक्स जहाँ पे एनबीएफसीज और MFI को ज़्यादा एक्सपोजर है। जैसे हमें पता है अगर हम MFI की बात करें तो बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, RBL बैंक, ये कुछ ऐसे बैंक है जहाँ पे MFI एक्सपोजर ज़्यादा है। और इसी के चलते है क्योंकि अभी यहाँ पे भी रिस्क वेटेज कम कर दिया है। अगर हम बंधन की ही बात करें तो CLSA का मानना है कि लगभग 160 बेसिस पॉइंट का एक टियर 1 एक्रीशन जो है, कैपिटल अप्रीशिएशन, वो हमें देखने को मिल सकता है। और अगर हम इंडसइंड की बात करें तो वहाँ पे भी लगभग 34 बेसिस पॉइंट का कैपिटल एक्रीशन जो है वो देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से बैंक का फंड ज़्यादा होगा और आगे जाके ग्रोथ के लिए भी एक अच्छा व्यू मिलेगा। इसी के साथ साथ ये एक और भी दर्शाता है कि आरबीआई की तरफ से MFI में जो रिस्क को लेके कंसर्न्स थे, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का भी एक जो विश्वास था वो उठते हुए देखने को मिला था। बट अभी ये जो रिस्क वेट्स कम हुए हैं इसकी वजह से इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट मिलेगा। आखिर में बात करते हैं एनबीएफसीज की। यहाँ पे अगर हम देखें तो बैंक की तरफ से जो एनबीएफसीज को लोन जाता है वहाँ पे रिस्क वेट्स घटा दिया है, और उसमें कुछ ऐसे एनबीएफसीज है जिनका बैंक लोन एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा है। जिसमें आता है अगर हम बात करें M&M फाइनेंस, चोला फाइनेंस या फिर श्रीराम फाइनेंस, ये ऐसे कुछ एनबीएफसीज है जो बैंक की तरफ से ज़्यादा लोन देते हैं। अब इन एनबीएफसीज के लिए दो इम्पैक्ट्स रहेंगे। सबसे पहले जो लोन अवेलेबिलिटी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी और कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो कम हो जाएगा। और इसी के चलते आज ओवरऑल अगर हम सेगमेंट की देखें तो बैंक्स और एनबीएफसीज दोनों में ही तेज़ी देखने को मिली थी। अगर पिछले दिसंबर से ही देखें तो रेपो रेट कट हो चुका है। इसी के साथ साथ आरबीआई जो है वो OMOs और VRR जैसे एक्टिविटीज़ कर रहा है। और इसी के साथ साथ ये जो और एक एक्टिविटी जो थी जिसकी वजह से जो रिस्क वेट्स है वो कम किए हैं, वो लिक्विडिटी पुश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और इसी के साथ साथ अगर हम आगे भी देखें तो एक ट्रेडिशनल और एक सिस्टमेटिक ग्रोथ जो है वो बैंक को देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते हुए आज के दिन में तो तेज़ी देखने को मिली ही, आगे जाके भी बैंक्स और एनबीएफसीज में इसका कैसे इम्पैक्ट होगा और ग्रोथ कैसे बढ़ेगी वो देखना ज़रूरी रहेगा। ठीक है, शुक्रिया गौरव। तो गौरव ने आपको विस्तार से बता दिया कि क्या हुआ है, उसके मायने क्या है और किसको बेनिफिट होगा। बाकायदा स्टॉक्स के नाम भी उन्होंने ले लिए। अब एक काम करते हैं, अगर आपको लंबी अवधि का पोर्टफोलियो बनाना है और इसमें बैंकिंग फाइनेंशियल को जगह अगर देनी है तो उसके लिहाज से भी जरा शेयर समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं दिग्गज फंडामेंटल एक्सपर्ट वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आरबीआई देखिए पूरी कोशिश कर रहा है कि जितने लिक्विडिटी का सपोर्ट सिस्टम को दिया जा सकता है वो दे दिया जाए, और उसका असर भी हमें देखने को मिल भी रहा है बाजार में। आप एक काम कीजिए, थोड़ा सी उलझन को और आसान कीजिए। अब सारे जब एनबीएफसी चल रहे हैं चुनना मुश्किल हो जाता है। आप जरा बताइए कि आपके हिसाब से कौन एक एनबीएफसी वेल प्लेस्ड है, और प्राइवेट बैंकिंग की अगर बात करें तो आपको क्या पसंद आ रहा है उसमें? हाँ, गुड आफ्टरनून अभिषेक। काफी दिनों के बाद आपसे मिला हूँ मैं इनफैक्ट। तो देखिए, आपका कॉन्वर्सेशन में सुन रहा था, और जब सुन रहा था आज की एक न्यूज रिपोर्ट है
इसके बारे में, माइक्रो लोन्स के बारे में, कि बैड टू वर्स माइक्रो फाइनेंस एनपीएस हिट 50,000 करोड़। तो आप समझ लीजिए, एक तो 50,000 करोड़ का अगर एनपीए हिट होता है। अब फंडामेंटल आप इसको ऐसे देखिए, मतलब फंडामेंटल की बात नहीं करूंगा, फंडामेंटली ऐसे देखिए, समझ लीजिए मुझे आपको 100 रुपया देना है। आप कोई बैंक हो या फिर कोई एनबीएफसी हो, ऐसे कस्टमर, मुझे 100 रुपया देना है और वो एनपीए होके रखा है। अब आप देख रहे हो कि अब मतलब आपने अपने बुक्स में 100 रुपया एनपीए अगर कंसिडर करके रखा है, मैंने अगर 100 रुपया लोन लिया है और आपने उसको 100 रुपया एनपीए कंसिडर करके रखा है, तो आपका प्रोबेबल लॉस आप दिखा रहे हो बुक्स में कि 100 रुपया एनपीए है। अब आरबीआई रिलैक्स करता है कि भाई आप पूरा 100 मत लो, उसका चाहे 80 ले लो, और 20 रुपए आप फिर भी अकाउंट्स में ऐसे गुड लोन आप दिखा सकते हो। तो आपने 80 लिया। अब मार्केट बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि अब 100 के बदले आप 80 दिखाओगे, आपकी बुक्स थोड़ी बेटर दिखेगी। लेकिन फंडामेंटल ये है कि एंड ऑफ द डे मुझे आपको 100 रुपया देना है, और अगर वो 100 रुपया नहीं आता है, चाहे आप उसको 80 रखो या 100 रखो, इसका फर्क नहीं ज्यादा पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये मूवमेंट आज या कल में वापस फिजल आउट हो जाएगा, और बैक टू बेसिक्स हम लोग इसको देखना चालू करेंगे। और एक और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स है, ये कोपरी आफ्टर कोविड आरबीआई ने क्या किया था कि उसको 1.5x कर दिया था। तो इसके लिए मार्केट शेयर लेने के लिए काफी लार्ज बैंक्स और लार्ज एनबीएफसीज ज्यादा लोन्स देने को मतलब रेडी हो गए, लोन्स दिए भी। और अब आरबीआई उसको कट कर दिया था उसके बाद में, तो रीपेमेंट कैपेसिटी लोगों की कम हो गई। तो आज अगर 50,000 करोड़ एनपीए है, और ऑलमोस्ट 13% हम लोग दिसंबर में 13% एनपीए लेवल्स पे टच किया हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। तो इसके लिए एक दिन का मूवमेंट देख के आपको मतलब बाइंग आप करोगे, ये मैं तो सलाह नहीं दूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अगर लॉन्गर टर्म के लिए देखते हो, तो मैं एनबीएफसी अवॉइड करूंगा और बैंक्स के साथ फिर भी जाना चाहूंगा। अब देखिए, एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, ऐसी बैंक्स इतनी क्यों टूटी? क्योंकि उनका भी एक्सपोजर माइक्रो फाइनेंस लोन्स पे था। तो वहां पे जो नेगेटिव आने वाला था, या फिर ऑलरेडी दिखा चुका है, इनफैक्ट काफी खराब रिजल्ट्स दिए थे इन बैंक्स ने, तो इसके कारण स्टॉक्स में करेक्शन आ गया। लेकिन मुझे लगता है कि वो ज्यादातर अब फैक्टर्ड इन है। और एनबीएफसी के मुकाबले फंडामेंटली, और अगर आप मजल पावर, मनी पावर, या फिर जो भी आप देखो, तो बैंक्स मैं प्रेफर करूंगा। तो जो भी टॉप 5 बैंक है आज के दिन, टॉप 5, 4-5 ही बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इंडसइंड, एसबीआई, ये बैंक्स में आपको अगर निवेश करना हो लॉन्गर टर्म के लिए, तो आप पक्का कर सकते हो। एनबीएफसी को आप अवॉइड करोगे यहाँ पे। एनबीएफसी अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। जो दिग्गज जो प्राइवेट बैंकिंग प्लेयर्स हैं, जिनके नाम आपकी स्क्रीन पर अभी चल रहे हैं, आप वहां पर पोजीशन ले सकते हैं। इनके लिए भी काफी पॉजिटिव ये डेवलपमेंट है। चलिए, इस वक्त रिकवरी अटेम्प्ट होती नजर आ रही है। बैंक निफ्टी के सेंटिमेंट्स अच्छे और निफ्टी में वॉलेटाइल मूव्स इस वक्त अगर आप देखेंगे, निफ्टी इन पर्टिकुलर अगर देखें, गिरावट या कमजोरी के साइन ज्यादा बैंक निफ्टी के मुकाबले इन कंपैरिजन अगर आप देखेंगे। लेकिन बाजार संभलने की कोशिश जरूर करता हुआ ब्रॉडर मार्केट्स बिल्कुल संभलते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन के चैंपियन हमारे अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ गया हमारे साथ अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर। अजीत, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो देखिए, जिस तरीके से मार्केट में आज म्यूटेड एक सेशन रहा है मंथली एक्सपायरी वाले दिन, कुछ एक स्पैक खासतौर से बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस पे जहाँ पे ट्रेंड दिख रही है। यूजुअली एक्सपायरी चेंज होने के बाद थोड़ा सा रिकवरी रीबाउंड का एक अटेम्प्ट जरूर होता है मार्केट में, और वैसे भी ओवरसोल्ड पोजीशंस हैं, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद आपको एक थोड़ा सा रीबाउंड देखने को मिले, उसके बाद दोबारा शायद ट्रेंड रिज्यूम हो जाए। तो ये देखते हुए जहाँ पे स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा दिख रही है फ्रॉम दी फाइनेंशियल स्पेस, बजाज फाइनेंस की, मुझे लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम कहीं रहेगा, इरिस्पेक्टिव कि मार्केट का ट्रेंड अगर थोड़ा बहुत रिवर्स होता है, प्रेशर और बढ़ता है, थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट टोन पॉजिटिव रहेगा स्टॉक में। तो 9,000 वाली जो आपकी मार्च मंथ की कॉल है, वो करीब 114 के पास ट्रेड कर रही है, तो उसको थ्रू आपको बजाज फाइनेंस को अटेम्प्ट करना चाहिए लॉन्ग साइड पोजीशन को 75 का एक स्टॉप लॉस के साथ 195 तक। चलिए, बजाज फाइनेंस एक्सपर्ट्स के लगातार रेडार पर है। अजीत, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की ये रणनीति हमारे साथ साझा करने के लिए।
बजाज फाइनेंस 9000 की कॉल खरीदने की राय, 114 के लेवल्स, लक्ष्य 195, स्टॉप लॉस 75 का, वर्कआउट करने पर 10,125 का अधिकतम मुनाफा होने की संभावना, और अगर रिवर्स हो तो 4,875 अधिकतम नुकसान होने के संकेत भी यहाँ पर। लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर, एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। अपने एडवाइजर से सलाह लें और इसी के बाद एफएनओ ट्रेड में उतरें। लेकिन चलिए, हमारी पैनल पर, हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट्स के पैनल पर एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से अक्षय भागवत अब हमारे साथ हैं। गुड आफ्टरनून अक्षय, बताइए क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से कौन सी कॉल्स होंगी इस वक्त? लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड ऑलमोस्ट। गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो दो ट्रेड्स है, एक बाइंग की तरफ है और एक शॉर्ट ट्रेड है। बाजार वोलाटाइल है, नई सीरीज की कल शुरुआत है, तो किस तरफा स्टार्ट करेगा, क्योंकि अभी तक जो भी डेटा का पोजीशनिंग है, टेक्निकल प्राइस पैटर्न है, सब नेगेटिव की ओर ही डायरेक्ट कर रहे हैं। तो पहला जो ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं हम, वो शॉर्ट की तरफ है, IRCTC, ये शॉर्ट की तरफ है ट्रेड, जहां पे 667 और 677 ये दो डाउनसाइड टारगेट आने की हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 715। जो बाइंग है वो बैंकिंग में एक्सिस बैंक रहेगा। एक्सिस बैंक 1000 का एक सपोर्ट बेस बन के ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो ब्रेकआउट होने के बाद 1037 और 1052 ये दो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 997। तो चलिए, दो कॉल्स IRCTC और साथ ही एक्सिस बैंक इस वक्त अक्षय के रेडार पर। इस बीच न्यू एज कंपनियों वाले स्टॉक्स पर भी नजर है और जोमेटो के स्टॉक प्राइस को एक बार पुल अप करते हैं। दरअसल बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई थी, क्विक कॉमर्स लीडरशिप पर इस रिपोर्ट में चर्चा हुई थी। 2 दिन पहले की बात है। उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं जोमेटो के चार्ट्स में मजबूती का रुझान देखने को मिल रहा है। आज के सत्र में भी ऑलमोस्ट 1.5-2% की तेजी, दिन के उच्चतम स्तर पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अक्षय, आपसे ही सवाल होगा, जोमेटो 229 के लेवल्स पर टेक्निकली कैसा लगता है? देखिए, टेक्निकली एक साइडवेज फेज में है जोमेटो। मेन पॉइंट था इसका, जब भी जोमेटो ने 1.5-2 महीने पहले 240 का एक ब्रेकडाउन करा था, तो वो एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है। तो कोई भी पोजिशनल तेजी, अगर आप रिवर्सल की बात करें तो 240-245 ये जोन करना बहुत ही मायने रखता है। तो फिलहाल 228 में एक रेंज बाउंड सिनारियो है, 215 का सपोर्ट और 240 रेजिस्टेंस, ये रेंज में खेलेगा। तो आपको बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस, ये रणनीति बनानी है ट्रेडिंग के माध्यम से। और अगर आपका थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू है तो आप बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 200 पर, वो कम से कम 3 मंथ प्लस व्यू है। तो इन शॉर्ट, चॉपी व्यू में रेंज को ट्रेड करने की सलाह रहेगी जोमेटो में। जोमेटो को लेकर ये व्यू। अब एक ऐसी खबर की तरफ बढ़ेंगे जिस पर सारे के सारे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी बहुत ही करीब से नजर रहेगी, और वो है सेबी के नए चीफ के ऐलान को लेकर। माधवीपुरी बुच, जिनका कार्यकाल कल खत्म हो रहा है, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार नए सेबी चेयरपर्सन के नाम का ऐलान जल्द ही कर सकती है। कौन कौन लोग रेस में हैं, क्या खबर निकल कर आ रही है, एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास, और रेस में किस तरह के लोग हैं, कौन है शामिल इसमें? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार जल्द ही सेबी चेयरपर्सन के नाम का औपचारिक ऐलान करने वाली है। दरअसल सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार के अंदर आम सहमति भी बन गई है कि अगला सेबी चेयरमैन कौन होगा। हालांकि औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है, जिसकी घोषणा जल्द हो सकती है। सूत्र हालांकि हमें बता रहे हैं कि कई ऐसे इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जिस पर विचार किया गया है, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे का नाम है, डीए सेक्रेटरी अजय सेठ, वर्ल्ड सेक्रेटरी पंकज जैन, जो कि प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा IRDAI चेयरमैन देवाशीष पांडा के नाम पर भी विचार किया गया है। कई ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर्स थे उनके भी नाम पर विचार किया गया है, जैसा कि सूत्र हमें बता रहे हैं। और सरकार की प्राथमिकता इस बार ये रहने वाली है कि किसी ब्यूरोक्रेट को ही सेबी चेयरमैन बनाकर भेजा जाए, प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल के बजाय। और मकसद ये है कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो सेबी के फंक्शनिंग में, और बिना कंट्रोवर्सी के स्मूथ फंक्शनिंग आगे बढ़े। और इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्यूरोक्रेट को प्राथमिकता दी जा सकती है, जैसा कि सूत्र हमें बता रहे हैं।
जो औपचारिकताएं हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर ली गई हैं पीएमओ की तरफ से, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं। और औपचारिक ऐलान, सेबी चेयरपर्सन का जो नाम है उससे संबंधित औपचारिक ऐलान जल्द किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो किसी ब्यूरोक्रेट को ये पद देने का सरकार मन बना चुकी है, ऐसा प्रकाश बता रहे हैं। और जो नाम सामने निकल के आ रहे हैं वो जाने पहचाने नाम है। वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे हैं इसमें, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ का नाम भी इसमें शामिल है। और मतलब काफ़ी बड़े बड़े दावेदार इसको लेकर हैं। विवेक जी, कोई आपकी पसंद इनमें से? जो भी बने, हमको तो सैल्यूट ही मारना है उनको। इसमें पसंद नहीं पसंद की कोई बात नहीं है। देखिए, मेरे हिसाब से सेबी का पद ऐसा है कि वहां पे बैठने वाला ऑटोमेटिकली जितना हो सके मार्केट और इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करने वाला, तो सेबी का प्रेम्बल ही वही है। तो हमने हिस्ट्री में बहुत बार देखे हैं, कई बार जैसे कोई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अगर बनते हैं सेबी चीफ, तो हमको लगता था कि थोड़ा बहुत लीनियंसी आएगी। वैसा कुछ नहीं होना है। जो भी सेबी चीफ बनेंगे वो जितने अभी स्ट्रिक्ट है वैसे ही रहने वाले आगे चल के भी। तो इसमें कोई अपना फेवरेट नहीं है, देखते हैं कौन आता है। ठीक है। वैसे देखिए, माधवीपुरी बुच का जो कार्यकाल रहा है काफ़ी सफल कार्यकाल रहा है। कुछ विवाद भी जुड़ गए आखिर में आते आते, लेकिन F&O को लेकर काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन का काम किया माधवीपुरी बुच ने। रिटेल निवेशकों को प्रोटेक्ट करने को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा वो संवेदनशील रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार चाहती है कि बिल्कुल ऐसे किसी इंसान को बनाया जाए जो सरकार से बेहतर तालमेल के साथ मार्केट का वॉच डॉग भी बन सके। चलिए, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। इस तरह से हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। निफ्टी में हम देख रहे हैं संभलने की लगातार कोशिश 48,690 के लेवल्स पर। देखिए, ऊपरी इस तरह से हल्का फुल्का फ्रिजल आउट गेन्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। निफ्टी लाल निशान में तब्दील होता हुआ 22,544 के स्तर। ब्रॉडर मार्केट्स में भी थोड़ी देर पहले रिकवरी आई थी, एक बार इंडेक्स पर नजर वहां पर भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में स्पेसेस भी हैं जहां पर खबरें आ रही है और खबरों का सीधा सीधा असर बनता हुआ मिड कैप स्मॉल कैप में भी गिरावट इस वक्त हावी होती हुई। वायर एंड केबल सेक्टर की कंपनियों को आज जोर का झटका लगा है। इसके पीछे खबर भी है, और जब कहीं न्यू एंड स्ट्रॉन्ग एंट्रेंट की एंट्री होती है तो कंसर्न्स बढ़ जाते हैं। सेक्टर की ज्यादातर कंपनियां करीब 10 से 15% तक टूट गई हैं। क्या है इसकी वजह? पूरी खबर आइए एक बार आशीषा से जानते हैं। आशीषा, आप बताइए। बिल्कुल, अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक बड़ा फोरे अनाउंस किया है वायर्स एंड केबल्स बिजनेस में। 1800 करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा ये नया बिजनेस में एंट्री की जाएगी कंपनी के द्वारा। और इसी के चलते जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है इस इंडस्ट्री में, वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री में, उन पर गहरा इम्पैक्ट आज के सत्र में देखने को मिला है। पॉलीकैब, हैवेल्स, केईआई इंडस्ट्रीज, आरआर काबेल जैसे सभी स्टॉक्स में 18 से 20% की भारी गिरावट आज के सत्र में दिखी है। और जैसे मैंने बताया, अदानी ग्रुप, अल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिरला कंपनी की ये ग्रुप एंटर करना चाहती है वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री में। 1800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से ये किया जाएगा। अगले 2 साल में कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहती है भरूच, गुजरात में, और दिसंबर 2026 तक ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की जाएगी। एनालिस्ट का मानना है कि ये आसान तो नहीं होगा अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए, क्योंकि याद रखिए ये एक फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है। और अल्ट्राटेक का ऐसा कहना है कि जो एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन है उसी से ये बेच पाएंगे, लेकिन इंडस्ट्री का मानना है कि इतना आसान नहीं होगा। सीमेंट के जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं और वायर्स एंड केबल्स सेगमेंट के जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं, तो डिफ़िकल्ट चैलेंज होगी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बड़ा है, जो इंडस्ट्री का मानना है कि लिव अप नहीं कर पाएगी कंपनी अपने एक्सपेक्टेशंस तक। और इसी के चलते अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक में भी आज भारी गिरावट दिखी है। इनफैक्ट वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री की बात करें तो सभी स्टॉक्स में भारी गिरावट तो दिखी ही है, लेकिन केईआई इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट के साथ सुबह हमने चर्चा की, और केईआई इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट का मानना है कि कंपटीशन का उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। अल्ट्राटेक जैसी बड़ी कंपनी भी अगर इंडस्ट्री में आती है तो फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है, सभी प्लेयर्स को एग्जिस्ट कर पाएंगे। और अगर अल्ट्राटेक सीमेंट एक्सपैंड भी करती है अगले 4-5 सालों में, तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है केईआई इंडस्ट्रीज जैसे, उस पर कोई तरह का इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। केईआई इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। केईआई इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया, काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट्स आते हुए नजर आए, लेकिन उसके बावजूद सभी
वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री के स्टॉक पर आज गहरा इम्पैक्ट दिखा है। तो हाँ, कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और याद रखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट की पेरेंट कंपनी यानी आदित्य बिरला ग्रुप ने हाल ही में पेंट्स इंडस्ट्री में भी फोरे किया था और उसका इम्पैक्ट भी पूरे पेंट सेक्टर पर दिखा है। बर्जर पेंट्स की बात करें या एशियन पेंट्स, बिरला ओपस की एंट्री के बाद सभी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा है। तो बड़ी खबर आती हुई जहां पर अल्ट्राटेक सीमेंट वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री में घुसना चाहता है और इसी के चलते जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उन पर आज गहरा इम्पैक्ट दिखा है। शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल रिसर्च हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर जो एंट्री होती हुई अल्ट्राटेक की देखने को मिली है, इससे अन्य वायर एंड केबल कंपनियों को शॉक लगता हुआ देखने को मिला है। स्क्रीन पर आप सारे के सारे वायर एंड केबल के स्टॉक्स देख रहे हो। केईया इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से, जैसे कि आशीषा बता रही थी, वायर एंड केबल इंडस्ट्री में ये नए एंट्रेंट की एंट्री के बाद कितनी चुनौतियां बढ़ेंगी, इस पर विस्तार से कंपनी के मैनेजमेंट से, केईया इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से, कंपनी के सीएमडी अनिल गुप्ता जी से हमने बातचीत की। आइए वो बातचीत भी एक बार आपको सुनाएं। जब भी कोई नया कॉम्पिटिटर किसी बिजनेस में एंटर करता है तो इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का विषय होता है। अल्ट्राटेक एक बड़ा ग्रुप है और बट पेंट की तरह या सीमेंट की तरह इसकी मार्केटिंग नहीं होती है। ये जो बिजनेस है इसमें प्रोजेक्ट्स रिलेटेड बिजनेस बहुत होता है और केबल्स का बिजनेस, वायर का बिजनेस भी दो तरीके से होता है। प्रोजेक्ट्स में भी जाता है और रिटेल प्रोडक्ट भी रहता है जो नॉर्मली डीलर्स के थ्रू ही सर्विस किया जाता है। तो दूसरा, इसके जो डीलरशिप के जो चैनल्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू जो डीलर्स पेंट में डील करते हैं या सीमेंट में डील करते हैं। वो डीलर्स इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में को डील नहीं करते हैं। ये हम अभी तक हमारा ये एक्सपीरियंस है। दूसरा, किसी भी नए प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने में एक काफी वक्त लगता है। उस बिजनेस के डायनेमिक्स को समझने में वक्त लगता है। तो मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट रन में ये बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। लॉन्ग रन में भी जिस तरह से मार्केट की जो डिमांड बढ़ रही है, उस डिमांड की बढ़त को देखते हुए किसी एक कंपनी को कोई बहुत बड़ा मार्केट शेयर मिल जाएगा ऐसा होता नहीं। तो केया इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट ने ये बात रखी और सांत्वना दी, साथ ही ये कहा कि किसी बड़े प्लेयर की एंट्री से कोई बड़ा शॉक लगता नहीं दिखेगा। इंडस्ट्री के कामकाज की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री ठीक ठाक काम कर रही है और CLSA की भी रिपोर्ट्स हैं, न्यूवामा की भी रिपोर्ट है। इस नई एंट्री के ठीक बाद ये ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर रहा। इस स्पेस पर खास नजर आगे रखनी होगी। लेकिन चलिए, बाजार बस क्लोज होने वाला है चंद मिनटों में, उससे ठीक पहले क्विकली हमारे एक्सपर्ट से उनकी क्लोजिंग ट्रेड्स, उनके BTST STBT ट्रेड्स अगर कोई बन रहे हैं जान लेते हैं। अक्षय, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। वैसे तो आपने हमारे साथ कुछ स्टॉक्स अभी बताएं, लेकिन कोई क्लोजिंग BTST STBT ट्रेड्स? देखिए, अभी भी नेगेटिव है बाजार का रुख और गए आधे एक घंटे में थोड़ी सी बैंकिंग में वापस बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है। तो अगर STBT करना पसंद करते हैं शॉर्ट टुडे बाय टुमारो, तो बैंक ऑफ बड़ौदा PSU स्पेस से एक नेगेटिव सेटअप में चल रहा है। 202 का करंट मार्केट प्राइस है स्पॉट में। उम्मीद कर रहे हैं कि 195 या 192 तक लोअर लेवल्स जल्दी छू सकता है। ट्रेड में आपको 1208 का स्टॉप लॉस बनाना है। ट्रेड आता हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा पर अक्षय की तरफ से। कुणाल, आप बताइए आपकी तरफ से कोई BTST STBT ट्रेड? आई थिंक डेफिनेटली और BTST के साइड पे जाऊंगा और यहाँ मुझे लगता है कि मेटल एज अ सेक्टर यहाँ पे लगता है कि वापस एक तेजी चालू हो जानी चाहिए। हमने ऑलरेडी एक अच्छा रनअप देखा था, उसके बाद हमने एक करेक्शन या रिट्रेसमेंट देखा टेक्निकल चार्ट्स पे। वापस सेक्टर अपने 20-डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव व्यू रहेगा टाटा स्टील पे। टाटा स्टील का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, हार्ट ऑफ हाफ बॉटम बना रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में लोअर लेवल से अच्छी खासी बाइंग देखी है, तो एक परफेक्ट BTST कैंडिडेट बन जाता है। तो आप टाटा स्टील को बाय कर सकते हो। 136 का स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे। 141 और 143 ये दो टारगेट्स रहेंगे हायर एंड। एब्सोल्युटली, टाटा स्टील पर राय है इस वक्त कुणाल की तरफ से। सचिन, क्विकली आप भी बताइए आपकी तरफ से कोई क्लोजिंग BTST STBT ट्रेड?
मैं यहाँ पर एसटीबीटी के साथ जाना चाहूंगा और मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पर आईटी स्पेस से एक स्टॉक बिरला सॉफ्ट बी सॉफ्ट। यहाँ पर हम मुझे लगता है कि एक फर्दर ड्रॉडाउन और कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। डेली एज वेल एज वीकली स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें सो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं और फर्दर वीकनेस काउंटर के अंदर एक्सपेक्टेड है। सो यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह रहेगी मार्च फ्यूचर्स में एट करेंट मार्केट प्राइस। अप साइड में मुझे लग रहा है एक बार 468 470 उन लेवल्स पर एक स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। डाउन साइड पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है 435 तक के लिए। ठीक है, एसटीबीटी ट्रेड आपके लिए बिरला सॉफ्ट पर 1.5% के आसपास की फिलहाल गिरावट शेयर में देखने को मिल रही है। अक्षय जी, एक बार जरा आप नेस्ले को चेक कीजिए। नेस्ले इंडिया आज फिर से अच्छी क्लोजिंग शेयर ये देने जा रहा है, डे हाई के आसपास है। इसमें भी बीटीएसटी करके जाएं क्या? जी, बीटीएसटी कर सकते हैं, पर कोई बहुत बड़ी तेजी ना करे, क्योंकि एक सपोर्ट बनाने की खोज में है स्टॉक। 2200 का सपोर्ट बेस बना रहा है फिलहाल। जो उछाल हो सकता है 2325 या 2350, ये बेस्ट के सिनारियो लग रहा है। तो मोर ऑफ अ ट्रेडिंग लॉन्ग के लिए आप नेस्ले में बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। कुल मिला के आपको ये ट्रेड में 2240 का स्टॉप लॉस बनाना है। ठीक है, 2240 का आपको स्टॉप लॉस लगाइए। नेस्ले इंडिया के शेयर में 2200 रुपए के भाव से लगातार छोटे छोटे कदमों से ये शेयर चल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि मेटल वाले शेयर थोड़ा सा रिबाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील में 1 से 1.5% के आसपास की तेजी है। कुणाल, कोई मेटल में कोई पसंद आपकी कहीं पर के मौके हैं बीटीएसटी के? आई थिंक मेटल जैसे हमने डिस्कस किया कि मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है एज अ सेक्टर एंड यहाँ से एक पुल बैक वापस स्ट्रांग आना चाहिए हायर एंड पे। सो मेटल्स में जैसे हमने टाटा स्टील बीटीएसटी लिया हुआ है तो वो का अच्छा लग रहा है। दूसरा है हिंडाल्को। हिंडाल्को भी अच्छा है बट आई थिंक कंफर्मेशन की जरूरत है यहाँ पे। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर स्टॉक हायर लेवल्स पे 635 का जोन ब्रेकआउट करता है तो आई थिंक एक बाय की सलाह बनेगी। वहां से आप 620 का स्टॉप लॉस लगा के 650 660 के टारगेट्स रख सकते हो हिंडाल्को में। ठीक है, हिंडाल्को को लेकर ये व्यू। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, 2 मिनट रह गए हैं बाजार बंद होने में। और आज देखिए जो चिंता वाली चीज़ है ना, निफ्टी बहुत ही डल रहा। आज एक्सपायरी के दिन जिस एक्शन की उम्मीद की जाती है वो एक्शन बाजार से मिसिंग था और 20-25 अंकों की हल्की सी गिरावट के साथ निफ्टी की क्लोजिंग होने जा रही है। यहाँ पर रेंज वाला ही कारोबार रहा और अगर हम दिन के लिहाज से देखेंगे तो लगातार प्रेशर है इसमें। 22,950 के स्तर से लगातार ये गिरावट वाले जोन में है। आज लगभग 7वां या 8वां सत्र होगा निफ्टी में गिरने का। 22,500 के आसपास क्लोजिंग देने जा रहा है, बट अच्छा है। चर्चा ये चल रही थी कि नहीं 22,500 एक अच्छा सपोर्ट है, अगर ये बच जाए तो फिर शायद थोड़ी रिकवरी की उम्मीद हो, लेकिन एक नैरो रेंज में जरूर है। 701 हडल के लिए 22,700 हडल के लिए काम करेगा। उसके ऊपर निकला तो फिर 23,000 पर नजर टिकेगी। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि ये स्तर बचता है या नहीं बचता है, कल के ट्रेड पर नजर होगी। आज तो फरवरी सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गए, कल से नई सीरीज की शुरुआत होगी। देखते हैं बाजार में नया जोश आता है या नहीं आता है। निफ्टी बैंक में भी जो तेजी थी वो आखिर तक जाते जाते बिल्कुल हवा होगी। 50 अंकों की हल्के से गेंस पर निफ्टी बैंक क्लोज करने जा रहा है। हालांकि आप देखिए जो फाइनेंशियल वाले स्टॉक्स थे वहां पर तेजी रही, लेकिन चूंकि वेटेज के हिसाब से वो छोटे हैं निफ्टी में या निफ्टी बैंक में, तो इसके चलते ज्यादा इंपैक्ट आपको दिखेगा नहीं। लेकिन निफ्टी बैंक 250-300 अंकों पर कारोबार कर रहा था ठीक 1 घंटे पहले, लेकिन अब जो तेजी रह गई है वो सिर्फ 50 से 60 अंकों की। तो हल्के से गेंस पर निफ्टी बैंक बंद होने जा रहा है। निफ्टी बैंक बंद होने जा रहा है और निफ्टी की बात करें तो हल्की सी गिरावट पर क्लोजिंग होने जा रही है। आज जो मार्केट ब्रेथ रहा वो भी काफी कमजोर रहा। करीब 500 शेयर आज कमजोरी तेजी वाले रहे और उसके मुकाबले करीब 2200 शेयर आज गिरावट के साथ बंद होने जा रहे हैं। आज का दिन जो क्लियरली एनबीएफसी कंपनीज के लिए रहा है और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, चोला इन्वेस्टमेंट, एमएनएम फाइनेंशियल, एवी कैपिटल, ये कुछ शेयर हैं जहां पर अच्छी तेजी आज के सत्र में हमने देखी है। लेकिन वायर एंड केबल इस कह सकते हैं कि तगड़ा झटका लगा और केआई इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब ये 18 से 20-21% तक टूट गए। एफएनओ के कुछ और लूजर्स की अगर हम चर्चा करें तो बाटा इंडिया का आज वायदा में देखिए आखिरी दिन था। बाटा में करीब 6-6.5% के आसपास से गिरावट रही। इसके अलावा अगर आप देखेंगे वरुण बेवरेजेस का शेयर 6% टूटा। बीएससी के शेयर में भी 6% के आसपास से गिरावट रही। बीएससी में लगातार हम 4 सत्र से कमजोरी देख रहे हैं और करीब 12 से 13% शेयर अपने हाल के हाई से नीचे आकर कारोबार कर रहा है। तो आज का सत्र भी कोई कॉन्फिडेंस के लिहाज से अच्छा नहीं रहा। निफ्टी आखिरकार
22,500 के मुहाने पर जाकर बंद हुआ है। 38 अंकों का फॉल और निफ्टी बैंक में 30-33 अंकों की हल्की सी तेजी पर आज हमने क्लोजिंग होते हुए देखी है। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल नए सीरीज की भी शुरुआत हो रही है। उम्मीद करेंगे कि बाजार थोड़े नए जोश के साथ लौटे, लेकिन ग्लोबल क्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट जरूर रहेंगे भारतीय बाजारों के लिए। लेकिन अक्षय जी, सचिन जी और कुणाल जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल मानसी को और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ET न्यूज़ स्वदेश के साथ आप बने रहिए। नमस्कार। नमस्कार।